हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग क्लास 12th होम साइंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो बैच सीरीज का नाम है सफलता बैच 2.0। तो आज से ये वाली सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है और ये आपके एग्जाम तक चलेगी। इसमें पर डे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही इसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज में हम लोग वो सारे टॉपिक जो है रिवीजन, मान लीजिए रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और टॉपिक को समझेंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये फर्स्ट क्लास है सफलता बैच की और ये फर्स्ट क्लास है। इसमें हम पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो आपका वस्त्र परिधान और डिजाइन वाला है, उसको हम लोग करेंगे। और उसमें जो कलर टॉपिक दिया हुआ है, डिज़ाइन क्या होता है, कलर के कितने प्रकार होते हैं और कलर के कितने प्रकार होते हैं, उसके स्तर कितने होते हैं, प्राथमिक कलर क्या है, द्वितीयक रंग क्या है, ये सब हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्या है, ये कलर व्हील है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी इसी से हमको क्या है आगे क्लास में समझना है। तो ये कलर व्हील है और इसमें 12 कलर होते हैं और वो कलर 3 प्राथमिक रंगों से मिलके बने होते हैं। इसको अभी हम क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी जो कलर व्हील है, इसी के माध्यम से हम अपने सारे पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं, ये समझेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन किसे कहते हैं। तो पहले डिज़ाइन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइन क्या होता है इसको समझते हैं। डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन एक लोकप्रिय समकालीन शब्द है। डिज़ाइन क्या है, एक शब्द है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है और जिस शब्द का विभिन्न परिस्थितियों मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसका अलग अलग अर्थ निकल सकता है। हालांकि फिर भी इसका प्रयोग उच्च फैशन की पोशाकों तथा उनसे संबंधित सजावटों के लिए किया जाता है। इस प्रकार डिजाइन क्या है, डिजाइन किसी वस्तु या उत्पाद की कल्पना करने, उसके लिए योजना बनाने और कार्यान्वित करने की मानवीय सामर्थ्य है। डिजाइन क्या है, किसी वस्तु की कल्पना करने और उसका प्लान, पहले कल्पना करेंगे फिर उसी के अनुसार प्लान बनाएंगे। तो ये मानवीय सामर्थ्य है जो मनुष्य के द्वारा किया जाएगा, जो मानव जाति को किसी व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। और ये क्या किस लिए किया जाएगा, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मतलब केवल के किसी एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति विशेष या सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन के लिए सहायता करती है। डिजाइन का आकर्षक होने के साथ साथ उपयोगी होना भी आवश्यक है। डिजाइन कैसी होनी चाहिए, आकर्षक, ऐसी नहीं सुंदरता, डिजाइन हमेशा आकर्षक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, साथ ही उपयोगी भी होनी चाहिए, ताकि हम उसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग कर सके। वे डिजाइन व्यक्ति विशेष तथा समय की आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है। उसी डिज़ाइन को अच्छा माना जाता है जो व्यक्ति की पसंद तथा आर्थिक स्थिति के अनुकूल होता है। और डिज़ाइन हमेशा वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं और उसकी पसंद के अनुसार होता है। अगर जो डिज़ाइन है वो व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है और जो व्यक्ति है उसकी पसंद के अनुरूप नहीं है, तो वो डिज़ाइन क्या है, सफल नहीं माना जाता है। तो डिज़ाइन हमेशा व्यक्ति आकर्षक होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए, साथ ही व्यक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर होना चाहिए और व्यक्ति की पसंद के अनुसार होना चाहिए। तो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन शब्द से आप क्या समझते हैं, अगर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, केवल इतना पॉइंट आपको लिखना, बहुत सारी ये सब नहीं लिखनी। डिज़ाइन किसी वस्तु या उत्पाद की कल्पना करने, उसके लिए योजना बनाने और कार्यान्वित करने की एक मानवीय सामर्थ्य है जो मानव जाति को किसी व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है, इतना लिखेंगे। उसके बाद डिज़ाइन आकर्षक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए और आवश्यकताओं पर भी निर्भर होना चाहिए, साथ ही व्यक्ति की पसंद और आर्थिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। इतना आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रंगों के कितने प्रकार होते हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो रंगों के प्रकार समझ लेते हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं। रंगों को 3 रूपों में उल्लेखित किया गया है। रंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला रंग, रंग का मतलब होता है ह्यू, और जैसे कि हम इंग्लिश में रंग को क्या कहते हैं, कलर कहते हैं। तो इस कलर वाले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, रंग को ह्यू कहेंगे। और मान होता है तथा तीव्रता या क्रोमा। तो रंग में 3 डायमेंशन होते हैं, 3 आयाम होते हैं रंग के। कौन से होते हैं, ह्यू, मान, तीव्रता या कोमा। अगर पूछा जाए कि रंग के 3 आयाम कौन से हैं तो बताइएगा।
रंग के 3 आयाम है, ह्यू, मान, क्रोमा या तीव्रता। ह्यू का रंग का सामान्य नाम है। ह्यू क्या है? किसी भी रंग का सामान्य नाम होता है। ह्यू से तात्पर्य है कि जैसे कि रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, तो आप लोग रेड कलर ना कह के क्या करेंगे? रेड ह्यू कहेंगे। मतलब किसी रंग का नाम होता है, वो सामान्य नाम होता है। वर्णक्रम 7 रंगों को दर्शाता है। वर्णक्रम क्या होता है? जो इंद्रधनुष होता है वो 7 रंगों को दर्शाता है। मनसेल चक्र में रंग को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। जो मनसेल हैं उन्होंने क्या किया? रंग को निम्न प्रकार विभाजित किया। अभी इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि प्राथमिक रंग बताया इन्होंने, द्वितीयक और तृतीय रंग। मुंसेल के अनुसार रंग चक्र में कितने रंग होने चाहिए? 3 रंग होना चाहिए। प्राथमिक होने चाहिए, द्वितीयक और तृतीयक होने चाहिए। तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं? ये रंग किन्हीं रंगों के मिलने से नहीं बनते हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं वो किसी रंग के मिलने से नहीं बनते हैं, ये स्वतंत्र रंग होते हैं और इन रंगों को मिला के दूसरे रंग बनते हैं। जैसे कि लाल, पीला, नीला, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है और इन रंगों से मिलके अन्य कलर बनेंगे। ये कलर किसी भी रंग से मिलके नहीं बनते हैं, वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। द्वितीयक रंग से क्या तात्पर्य है? जब 2 प्राथमिक रंगों को मिला दिया जाएगा तो जो तीसरा रंग बनता है वो क्या कहलाता है? द्वितीयक रंग कहलाता है। और द्वितीयक रंग में कौन कौन से आते हैं? नारंगी, हरा, बैंगनी। ये भी कैसे बनते हैं आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं, ये जान लेते हैं। नारंगी होगा, हरा होगा और बैंगनी होगा। आप समझते हैं तृतीयक या माध्यमिक रंग, तो ये रंग चक्र पर निकटवर्ती प्राथमिक और एक द्वितीय रंग को मिलाकर बनते हैं। जो तृतीयक रंग होंगे वो एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग को जब हम मिलाएंगे आपस में तो कौन सा रंग बनेगा? तृतीयक या माध्यमिक रंग बनता है। जैसे कि लाल, नारंगी, जब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक को मिलाया जाता है तो तृतीयक कलर बनेगा और तृतीय कलर जो बनेगा वो माध्यमिक या तृतीयक रंग कहलाता है। और तृतीयक या माध्यमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, नारंगी, पीला हरा और नीला हरा, बैंगनी और लाल बैंगनी। तो जैसे कि एक प्राथमिक रंग हम लोगों ने लिया लाल और द्वितीय रंग लिया नारंगी, तो जब लाल और नारंगी को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? लाल नारंगी बनेगा। तो जो लाल नारंगी बन रहा है वो तृतीय कलर हो जाएगा। पीला प्राथमिक है, नारंगी क्या है? द्वितीय कलर है। तो पीला नारंगी मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? पीला नारंगी बनेगा। मुंसेल ने यही कहा कि अगर एक प्राथमिक एक द्वितीय को मिला दिया जाएगा तृतीय कौन सा कलर बनेगा? जो 2 कलर मिलाए हैं उन्हीं 2 कलर का क्या है? सामान्य रंग बन के तैयार हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब लोग समझते हैं कि वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरणों में रंग का अनुप्रयोग किस प्रकार से वस्त्रों में डिज़ाइन को प्रभावित करता है। तो वस्त्र निर्माण में रंग के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्तर पर जो रंग है उसका वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरणों में रंग का अनुप्रयोग निम्न प्रकार से वस्त्रों में डिज़ाइन को प्रभावित करता है। पहला है रेशों के स्तर पर रंगाई। महंगी होने के कारण इसका प्रयोग कम है, कुछ निर्मित रेशों के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है जो आसानी से नहीं रंगे जा सकते हैं। बहुरंगी रेशों की आवश्यकता और डिज़ाइन में वस्त्र निर्माण में रंग कितने चरणों पे होगा? तो 3 चरणों पे होगा। पहले रेशों की रंगाई करी जाती है। रेशे जो वस्त्र की क्या है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई होते हैं। तो पहले रेशों को रंग लिया जाएगा, उसके बाद क्या है? रेशों से धागा बनाया जाता है। तो पहले स्तर पे क्या होता है? रेशों को रंगा जाता है और रेशों की रंगाई बहुत महंगी होती है इसलिए इसका प्रयोग कम होता है। दूसरे स्तर पे क्या होता है? धागे की रंगाई करी जाएगी। रेशों को ना रंग के जब धागा बना लिया जाता है तो उन धागों को रंग लिया जाता है तो उसे धागे की रंगाई कहा जाता है और ये दूसरे स्तर पर आती है। यह बहुविध डिजाइन में मदद करती है। बुनी हुई धारीदार पट्टियाँ, चौकदार कपड़ा, पट्टी इत्यादि बनाए जाने वाले सामान्य डिजाइन है। रंगे हुए धागों को बुनकर जरी और जैकाई पैटर्न तैयार किया जाता है। जब इन धागों की बंधेज रंगाई की जाती है तो सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होता है। तो जब धागों की रंगाई की जाती है वो भी बंधेज विधि से तो सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होता है और रंगे हुए धागों को बुनकर जरी और जैकाई पैटर्न तैयार किया जाता है। तीसरे स्तर पर किसकी रंगाई की जाएगी? तीसरे स्तर पर
जो वस्त्र है उसकी रंगाई करी जाएगी। पहले रेशे को रंगा जाएगा। अगर रेशों को नहीं रंगा जाता है तो फिर रेशों से बने धागों की रंगाई करी जाती, और अगर धागों की रंगाई नहीं की गई है तो बने हुए वस्त्र को कलर किया जाता है। तो वस्त्र के स्तर पर रंगना यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है। यह विधि एक समान एकल रंग वाले वस्त्र प्राप्त करने के लिए और बंधाई तथा बाटिक प्रक्रिया द्वारा डिजाइन वाली सामग्री प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जो एकल रंग वाले डिजाइन होते हैं, एक कलर वाले जो वस्त्र होते हैं, वो वस्त्र रंगने की विधि के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला है वस्त्र के स्तर पर चित्रकारी व छपाई। वस्त्र के स्तर पर भी एक अन्य प्रकार की रंगाई छपाई कसीदाकारी और पैच अथवा गोटा पट्टा द्वारा की जा सकती है। यहाँ रंग का अनुप्रयोग किसी भी आकार और रूप में हो सकता है। वस्त्र में क्या है, किसी भी प्रकार की रंग के माध्यम से छपाई या चित्रकारी कर दी जाती है, जिससे वस्त्र देखने में आकर्षक और सुंदर लगता है, और वो रंगाई या छपाई कसीदाकारी या पैच वर्क के रूप में या फिर गोटा पट्टी के रूप में भी की जा सकती है। अब समझते हैं कि संरचनात्मक डिजाइन किसे कहते हैं। तो संरचनात्मक डिजाइन कौन से होते हैं। संरचनात्मक डिजाइन वह है जो रूप पर निर्भर करता है, ना कि ऊपरी सजावट पर। संरचनात्मक डिजाइन का तात्पर्य है किसी भी वेशभूषा या वस्त्र की जो संरचना है, जैसे कि कोई भी ड्रेस हम लोग बना रहे हैं तो इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने दे रखा है, वो क्या हो गई, संरचनात्मक डिजाइन हो गई। तो ये जब बन के तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर जो भी हम सजावट करेंगे, इसको सुंदर दिखाने के लिए इस पर बटन लगा देंगे और इस पर लेस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये सजावटी डिजाइन हो जाएगी। तो संरचनात्मक का मतलब होता है जो भी फॉर्मेट बनाया है उसी आकार में उसको तैयार करना, तो वो संरचनात्मक डिजाइन कहलाता है। पर अन्य शब्दों में परिधान की मूल रूपरेखा को भी संरचनात्मक डिजाइन के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक डिजाइन वह है जो रूप पर निर्भर करता है, ना कि ऊपरी सजावट पर। रंग क्या है, उत्पाद की पहचान का श्रेय सामान्यतः रंग को दिया जाता है। रंग मौसम, संस्कृति, भावनाओं और फैशन का मुख्य अंग है। रंग को 3 रूपों में व्यक्त किया गया है। रंग के 3 डायमेंशन कौन से हैं, ह्यू, मान तथा क्रोमा, 3 है। अब समझते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं। ये हम लोगों ने जान लिया था। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल, पीला और नीला। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। उदासीन रंग किसे कहते हैं, तो सफ़ेद, काला, धूसर, रजत और धात्विक रंग को उदासीन रंग कहते हैं। इनको आवर्ण रंग अर्थात बिना रंग के रंग भी कहा जाता है। तो उदासीन रंग कौन से होते हैं, सफ़ेद होगा, काला, धूसर का मतलब होता है जो ग्रे कलर होता है। तो 3 रंग उदासीन रंग की श्रेणी में आते हैं, सफ़ेद, काला और धूसर या फिर ग्रे। आज समझते हैं कि बनावट, ये बुनावट या टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर किसको कहते हैं, बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है। किसी भी वस्त्र की जो ऊपरी सतह होती है तो छूने से हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार का है, उसकी जो सतह है वो वस्त्र किस प्रकार का है, मुलायम है, कठोर है, खुरदुरा है, किस प्रकार का है। तो जो उसकी छूने की अनुभूति होती है वो टेक्सचर कहलाता है, जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है कि ये वस्त्र किस क्वालिटी का होता है, मुलायम है कि खुरदुरा है कि बहुत कड़ा है, कैसा है। प्रत्येक वस्तु की एक विशिष्ट बुनावट होती है और प्रत्येक वस्त्र की एक विशिष्ट क्या होती है, एक विशिष्ट टेक्सचर होता है, जो हमें ये बताता है कि वो वस्त्र किस प्रकार का है। अब हम समझते हैं कि रंग क्या है। अब यहाँ से हम लोग क्या है, नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, और ये नोट्स मेरे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये नोट्स पूरे कलर चैप्टर पर बेस्ड है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। रंग क्या होता है, रंग प्रकाश का एक स्रोत होता है, और प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। वो रंग कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम लोग विबग्योर के माध्यम से जान सकते हैं। 7 रंगों को, 7 रंगों के नाम को हम लोग शॉर्टकट में क्या है, विबग्योर के नाम से जान सकते हैं। वी का मतलब होता है वायलेट, आई का होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, और जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई से येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और आर से रेड हो जाएगा। तो ये कितने रंग हो गए, 7 कलर हो गए, और 7 के नाम हो गए। इसको हम लोग विबग्योर से याद कर सकते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, और बिना प्रकाश के कोई भी रंग क्या होगा,
पूर्ण नहीं होता है। कोई भी कितनी भी अच्छी सजावट हो जाए, लेकिन अगर वहाँ पे प्रकाश नहीं होगा तो वो सब बेकार हो जाती है। तो रंग क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत होते हैं और प्रकाश में ही प्रदीप्तमान होते हैं। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में उपस्थित रंग का प्रत्यक्षीकरण तब होता है। इंद्रधनुष में उपस्थित रंग को प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य होता है कि हमें दिखाई तब देता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर प्रवेश करती है। जो प्रकाश है वो किसी वस्तु से टकराकर क्या करेगा? वापस जाएगा। तब हमें क्या दिखाई देता है? कलर दिखाई देता है। इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। हमारी आंखों में प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिका लाइट रिसीविंग सेल्स पाई जाती हैं। ये तीन रंगों को लाल, नीला और हरा, इनको क्या है? ये तीन रंगों को लाल, नीला और हरा को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। हमारे आंखों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाइट रिसीविंग सेल्स पाई जाती हैं, बाकी रंग को इन रंगों से मिलकर बने होते हैं। जो बाकी रंग हैं इन रंगों से मिलकर बने होते हैं। लाल, हरा और नीला इनको क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। अगर सारे रंग अवशोषित हुए तो वस्तु काली दिखाई देती है। अगर जो प्रकाश के द्वारा रंग आ रहे हैं वो सारे रंग अवशोषित कर लिए जाते हैं किसी वस्तु के द्वारा, तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देती है। अगर सारे रंग किसी वस्तु के द्वारा, जो भी वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा है उसके द्वारा परावर्तित कर दिए जाते हैं, तो वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद दिखाई देती है। अगर कोई एक रंग दिखाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य बाकी प्रकाश के 6 रंग अवशोषित हो गए हैं, तो जो नया प्रकाश का रंग है उसका परावर्तन हुआ है। मतलब अगर कोई एक रंग आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब जो 6 रंग है वो अवशोषित हो गए हैं, और जो एक दिख रहा है वो अवशोषित नहीं हुआ है, इसी वजह से वो दिखाई दे रहा है। अब हम लोग रंगों के महत्व को समझ लेते हैं। तो रंगों का महत्व किस लिए होता है? सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, विविधता लाने के लिए, संवेगात्मक जुड़ाव से होता है, मनोभावों के बदलाव में होता है, और व्यक्ति निखारने में होता है, रोशनी का आभास घटाने व बढ़ाने में होता है, स्थान के आकार का आभास घटाने बढ़ाने में होता है। तो ये रंगों के महत्व हैं। अब हम लोग रंग के सिद्धांत देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। रंग के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रांग प्रणाली, दूसरा है मुंसेल प्रणाली। तो प्रांग प्रणाली के अनुसार रंगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया और मुंसेल प्रणाली के अनुसार कितने भागों में किया गया, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये रंग के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और रंग के सिद्धांत किसने दिए हैं? तो प्रांग महोदय जी ने दिए हैं। रंग के डायमेंशन कितने होते हैं कलर के? तो अभी हम लोगों ने देखा था, ह्यू का मतलब होता है किसी भी रंग का नाम। 3 होते हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा होते हैं। तो ह्यू का तात्पर्य होता है किसी रंग का नाम, और जो रंग होता है तो वो कुछ रंग गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। वैल्यू का तात्पर्य होता है किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से होता है। कौन सा रंग कितना हल्का है, कौन सा रंग कितना गहरा है, तो ये क्या बताएगा? उसकी वैल्यू बताता है। क्रोमा का तात्पर्य होता है किसी भी रंग के चमक और मंद रूप से, कौन सा रंग कितना चमकदार है और कौन सा रंग कितना मंद है, ये क्रोमा बताती है। प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण किया गया है। तो देख लेते हैं। प्रांग ने 5 रंग बताए हैं। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, माध्यमिक या मध्यवर्ती रंग, तृतीयक श्रेणी का रंग, चतुर्थ श्रेणी का रंग। तो प्रांग के अनुसार जो रंगों का वर्गीकरण किया गया उसको हम लोग देखते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग को ही स्वतंत्र रंग कहा जाता है, और वो 3 होते हैं, येलो, रेड और ब्लू। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? जब 2 प्राथमिक रंग के मिलने से बनते हैं। जो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जब रंग बनेगा तो वो कौन सा रंग कहलाता है? द्वितीयक रंग कहलाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें प्राथमिक रंग कौन होते हैं। प्राथमिक रंगों को ट्रायंगल के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? ये हम लोगों ने ट्रायंगल बना दिया। तो इधर रेड, येलो और ब्लू, ये कौन से हो गए? ये तीनों प्राथमिक रंग हो गए। अब उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। उल्टा ट्रायंगल बना देंगे तो एक क्या हो जाएगा? इधर बैंगनी, ग्रीन और ऑरेंज, मतलब रेड और येलो के मिलने से ऑरेंज बना है, येलो और ब्लू के मिलने से ग्रीन बना है, और रेड और ब्लू के मिलने से बैंगनी बना है। तो जो 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से रंग बनते हैं वो कौन से रंग कहलाते हैं? वो द्वितीयक या सेकेंडरी रंग कहलाते हैं। अब समझते हैं कि मध्यवर्ती रंग कौन से होते हैं। तो मध्यवर्ती रंग कौन से होते हैं? जो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाने से कौन सा कलर बनता है? मध्यवर्ती कलर बनता है।
जैसे हम लोगों ने देखा ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें कौन सा है, ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो रेड और येलो और ब्लू कौन से हो जाएंगे, प्राथमिक रंग हो जाएंगे। और दो प्राथमिक मिलेंगे तो एक सेकेंडरी बनेगा, दो प्राथमिक मिलेंगे तो ये सेकेंडरी बन गया, इधर दो प्राथमिक मिले तो ये बन गया। और जब एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी बनेगा तो कौन सा बनेगा, तृतीयक या मध्यवर्ती रंग बनेगा। इसी प्रकार से दो, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिलाएंगे तो तृतीयक मध्यवर्ती कलर प्राप्त होता है। तृतीयक रंग कौन से होते हैं, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से बनते हैं। जब दो द्वितीयक रंगों को मिलाया जाएगा तो कौन सा रंग बनता है, तृतीयक रंग बनता है। जैसे कि हरा और बैंगनी कौन सा है, सेकेंडरी कलर है, हरा बैंगनी को मिलाया जाएगा तो कौन सा रंग बनेगा, स्लेटी रंग बनेगा। हरा और नारंगी कौन सा है, सेकेंडरी कलर है, इसको मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, धुएं के समान पीला बनेगा। नारंगी और बैंगनी को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, ईंट के समान लाल बनेगा। जब दो द्वितीयक रंगों को मिलाया जाएगा तो तृतीयक रंग बनता है। चतुर्थ श्रेणी के रंग कौन से होते हैं, जब दो तृतीयक श्रेणी के रंग को मिलाया जाएगा तो चतुर्थ श्रेणी का रंग बनता है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे जो रंग होता है वो क्या होते हैं, उनकी चमक कम होती जाती है और वो थोड़ा सा भद्दे से बनते हैं। तो गाइस हम लोगों ने जो अभी प्रांग के अनुसार जो कलर पढ़े हैं और उनको जो देखा है प्राइमरी सेकेंडरी, वो इस प्रकार है। इस कलर व्हील में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार ने प्रांग महोदय जी ने कलरों को बांटा है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं अभी हम लोग देख सकते हैं। तो प्राथमिक रंग में क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बना के हम लोग क्या करते हैं, अभी कितनी आसानी से पता चल जाएगा ये प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। ये बन गया त्रिभुज, ये कौन से होते हैं, रेड, ये प्राइमरी कलर देखो निकला, ये निकला प्राइमरी कलर और ये प्राइमरी कलर। अब हम लोग ऐसे ही उल्टा बनाएंगे, ये बन गया ना। अभी देखो ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गए और ये सेकेंडरी हो गया, तीन सेकेंडरी हो गए। अब जो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी के मिलने से बनेगा वो इंटरमीडिएट कलर होगा। तो ये रेड और वायलेट क्या है, इंटरमीडिएट कलर है, टर्सरी कलर है। उसके बाद ये टर्सरी कलर हो गया आपका, ये टर्सरी कलर हो गया, ये टर्सरी कलर हो गया, ये टर्सरी हो गया और ये टर्सरी होगा। तो अब तो कलर व्हील बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि तीन प्राथमिक रंग होते हैं और ये प्राथमिक रंग होते हैं, ये स्वतंत्र रंग होते हैं। इनके मिलने से और कलर व्हील में जितने भी रंग होते हैं वो बनते हैं। और कलर व्हील में कुल 12 कलर होते हैं, आप इनको गिन सकते हैं। 12 रंग होते हैं जिनमें से तीन प्राथमिक होते हैं, तीन द्वितीयक होते हैं, तीन प्राइमरी, तीन सेकेंडरी और उसके बाद जो बचते हैं 6, मतलब तीन प्राथमिक हो गए, तीन सेकेंडरी मतलब द्वितीयक हो गए, उसके बाद ये 6 हो गए ना। उसके बाद 6 रंग किससे बनेंगे, तीन 6 जो होते हैं इंटरमीडिएट कलर होते हैं जो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी के मिलने से बनते हैं। ये हो गई आपकी कलर व्हील, समझ आ गया। अब हम लोग प्रांग की रंग योजना पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रांग की रंग योजना पढ़ेंगे। तो प्रांग की रंग योजना के अनुसार रंग को दो भागों में उन्होंने बांटा है। एक होते हैं अनुरूप रंग योजना, इसको यह संबद्ध रंग योजना भी कहते हैं, इसको मिली जुली रंग योजना भी कहते हैं और इंग्लिश में सिमिलर कलर स्कीम कहते हैं। दूसरी होती है विपरीत रंग योजना, विपरीत रंग योजना को कंट्रास्ट कलर स्कीम कहते हैं। तो अनुरूप रंग योजना में कौन कौन सी आएंगी, एक रंगी योजना और समीपवर्ती रंग योजना। एक रंगी योजना को मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम और समीपवर्ती को एनालॉगस कलर स्कीम कहते हैं। अब विपरीत रंग योजना को कितने भागों में बांटा गया है, तो पूरक रंग योजना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, दोहरी पूरक रंग योजना, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद खंडित पूरक रंग योजना। तो ये विपरीत रंग योजना के अंतर्गत आएंगी। साथ ही त्रिकोणीय जो रंग योजना है वो भी आपके इसी कंट्रास्ट वाले में आएगी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब समझते हैं कि अनुरूप रंग योजना कौन सी होती है, हम लोग देख ली। अब इनकी किस प्रकार की होती है ये समझते हैं। अनुरूप रंग योजना, तो इसको समझ लेते हैं। अनुरूप रंग योजना का मतलब होता है इसमें दो रंग योजना आएंगी, एक रंग योजना और समीपवर्ती। एक रंग योजना का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, एक रंग के हल्के से गहरा या गहरे से हल्का शेड जो होता है वो क्या कहलाएगा, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहलाता है। जैसे रेड हम लोगों ने ये साड़ी ली है, रेड ये क्या है, ये आपकी साड़ी है रेड, ये साड़ी हो गई। अब यहाँ रेड जो कलर है वो बहुत डार्क है
उसके बाद ये वाली इसमें इतनी ऐसे पट्टियाँ टाइप की बनी हुई हैं, ये पट्टियाँ बनी हुई हैं रेड साड़ी में, ऐसे ऐसे पट्टियाँ बनी हुई। ये वाली पट्टी बहुत डार्क रेड है, उसके बाद ये थोड़ी सी लाइट रेड है, उसके बाद ये है उससे भी लाइट है, उससे भी लाइट रेड है, उससे भी लाइट रेड कलर है, उससे भी लाइट, एकदम लाइट रेड कलर क्या हो गया नीचे, लेकिन पूरी है तो रेडी कलर की ना, तो एक कलर की है इसलिए एक रंगी योजना है। और ऊपर से गहरे से हल्के होते हुए एकदम हल्का आ गया, तो एक रंगी योजना। जब कोई भी कपड़ा कोई भी वस्त्र एक रंग का होता है और वो हल्के से गहरे से होता हुआ हल्का हो जाता है तो वो एक रंग योजना कहलाती है। आप समझते हैं समीपवर्ती रंग योजना। रंग चक्र में स्थित दो निकटस्थ रंग क्या कहलाएंगे? समीपवर्ती रंग योजना का मतलब होता है कि रंग चक्र में स्थित दो समीपस्थ रंग जब लिए जाते हैं तो ऐसी रंग योजना समीपस्थ रंग योजना कहलाती है। एक रंग के अगल बगल वाले रंग को लेकर रंग बनाना कैसे लेंगे भी समझते हैं। ये कलर व्हील हो गई आपकी, तो हम लोगों ने क्या एक रंग के दो समीपस्थ रंग, मतलब ये वाला रंग हम लोगों ने लिया सामने से ऊपर से, ये वाला रंग लिया, ये वाला रंग ले रहे हैं और उसके समीपस्थ रंग का तात्पर्य होता है एक इसके इस साइड वाला ले लेंगे और एक साइड वाला लेंगे। जब किसी रंग के दो समीपस्थ रंग लिए जाते हैं तो ऐसी रंग योजना में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसी रंग योजना क्या कहलाती है? समीपस्थ रंग योजना कहलाती है। कि जो कलर लेंगे बीच में जो मेन कलर लेंगे उसके एक इस साइड का कलर चुनेंगे और एक इस साइड का कलर चुनेंगे, तो ऐसी रंग योजना क्या कहलाती है? समीपस्थ रंग योजना कहलाती है। अब समझेंगे कंट्रास्ट रंग योजना, विपरीत रंग योजना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, तो प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना। कलर चक्र के एक दूसरे की विपरीत दिशा वाले रंग में स्थित दो रंगों की सहायता से रंग योजना, मतलब जो आपकी ये कलर व्हील है उसमें एक जो ऊपर रंग है उसके विपरीत का तात्पर्य होगा उसके डायरेक्ट सीधे नीचे वाला रंग जब हम लोग लेंगे, इन दो रंगों को मिला के किसी कलर को किसी चीज़ को करेंगे, कलर डिज़ाइन करेंगे, तो हम लोग क्या करें, वो रंग योजना कौन सी रंग योजना कहलाती है? विपरीत रंग योजना। जब कलर व्हील में किसी रंग के विपरीत रंग वाले स्थित रंग को ले लिया जाता है तो ऐसी रंग योजना विपरीत प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना या सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहलाती है। डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, इसको समझते हैं। तो कोई भी दो रंगों को लेकर कुछ दोनों के विपरीत रंगों द्वारा रंग योजना बनाई जाती है। एक रंग फिर एक रंग छोड़कर एक रंग लेंगे, तो ऐसी स्कीम क्या कहलाएगी? डबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम कहलाती है। कलर व्हील देखते हैं उसके माध्यम समझते हैं। तो पहला प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना का मतलब होता है कि ये सामने येलो कलर ले लिया, येलो कलर लिया हमने, तो येलो के क्या करेंगे? विपरीत रंग लेंगे। येलो के विपरीत क्या है? ये वाला कलर है, तो एक येलो ले लिया दूसरा ये वाला कलर ले लिया, तो ये इन दोनों रंगों को, इन रंगों से जो भी हम लोग मान लो दीवार पेंट कर रहे हैं तो इन दोनों रंगों को मिला के जब करेंगे तो वो कलर स्कीम कौन से कहलाएगी? प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहलाएगी। डबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम क्या होती है उसको समझते हैं। जब किसी रंग के दो रंग लिए जाते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि जब ये वाला रंग हमने ले लिया और एक रंग छोड़ के ये वाला रंग ले लिया, डबल का मतलब है दो रंग लेंगे, एक लेकिन बीच में छोड़ के, अब ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। अब इसके सामने कौन सा है? ये है ना, इसको ले लेंगे। इसके सामने कौन सा है? ये ले लेंगे। दो रंग लिया और उसके आमने सामने के रंग लेंगे, तो ऐसी रंग योजना क्या कहलाती है? डबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम कहलाती है। कि जब एक रंग के जो दो रंग लिए जाते हैं और बीच में एक रंग गैप कर दिया जाता है और सीधे सामने उसके दो रंग ले लिए जाते हैं, ऐसी कलर स्कीम क्या कहलाएगी? डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहलाती है। आप समझेंगे खंडित पूरक रंग योजना कौन सी होती है? किसी एक रंग के साथ उसके ठीक विपरीत पड़ने वाले दो रंग को ना लेकर केवल उसके दोनों ओर के रंगों को ले लिया जाता है। मतलब जो भी रंग कलर व्हील होगा उसमें उसके ठीक विपरीत जो रंग पड़ेगा उसको नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसके दोनों साइड के दो कलर को चुन लिया जाएगा। इसको देख, जैसे कलर व्हील में हम लोगों ने क्या किया, खंडित पूरक रंग योजना में ये कलर ले लेंगे और इसके ठीक सामने कौन सा पड़ रहा है? ये वाला, तो हम लोगों ने ये रंग ले लिया, इसके ठीक सामने ये है, इसको ना लेके इसके विपरीत के दो ये कलर चुनेंगे, तो ये रंग योजना क्या कहलाएगी? खंडित रंग पूरक योजना कहलाएगी। जब किसी कलर के सामने वाले कलर को ना लेके उसके अगल बगल वाले कलर को चुन लिया जाता है, तो ऐसी रंग योजना क्या कहलाती है? खंडित पूरक रंग योजना कहलाती है। आज समझते हैं त्रिकोणीय रंग योजना, ट्राइड कलर स्कीम कौन सी होती है। तो इसके तीन रंगों को मिलाकर किया
जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे के समान दूरी पर रहते हुए त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो त्रिभुज का निर्माण कौन से करेंगे? प्रत्यक्ष वो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, त्रिभुज का निर्माण कौन से रंग करते हैं? जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कलर स्कीम में देखते हैं। तो त्रिभुज कैसे बनेगा? इसमें ऐसे बनता है ना त्रिभुज, अभी हम लोगों ने बनाया था, ऐसे बनेगा। ये हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज का जो निर्माण करेंगे वो प्राथमिक रंग वो कहलाएंगे आपका ट्राइड कलर। तो ये हो गया, येलो आएगा, ब्लू आएगा और रेड आएगा। तो ये क्या हो गया? ये ट्राइड कलर बना रहे हैं, त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो ये जो कहलाएगी आपकी ट्राइड कलर स्कीम कहलाएगी। अब इसको भी समझ लेते हैं कि वैल्यू, मूल्य में क्या होता है? मूल्य का मतलब होता है किसी रंग का गहरापन या हल्कापन, क्या कहलाता है? वैल्यू कहलाता है। और टिंट और शेड आपके चैप्टर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिंट क्या होता है? जब किसी रंग में सफ़ेद रंग को मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? टिंट कहलाता है। और जब किसी रंग में काले रंग को मिला दिया जाएगा तो वो क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। जब किसी रंग में सफ़ेद रंग को दिया जाता है तो वो टिंट कहलाता है। और जब किसी रंग में काले रंग को मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। और टोन क्या कहलाता है? जब किसी रंग में, किसी रंग का मतलब रेड ले रहे हैं, रेड प्योर ह्यू है, एक रंग है, और उसमें जब ग्रे रंग को मिला देंगे, ग्रे कलर को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? धीरे धीरे उस कलर की मात्रा जब बढ़ाते चले जाएंगे तो वो रंग क्या कहलाता है? टोन कहलाता है। वो टोन कहलाएगा। जब किसी रंग में सफ़ेद को मिलाएंगे तो टिंट बन जाएगा। जब किसी रंग में काले को रंग को मिला दिया जाएगा तो ब्लैक ह्यू को मिला दिया जाएगा तो वो शेड बन जाएगा। और जब किसी ह्यू में कोई भी ह्यू ले लिया उसमें ग्रे को मिलाएंगे तो वो टोन बन जाएगा। आप समझ आ गया टिंट, शेड और टोन होता क्या है, ये पूछा जाता है। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोगों ने पूरी कलर व्हील है क्या है समझ ली है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी कलर हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझे हैं। 3 कलर व्हील के माध्यम से हम लोगों ने पूरा चैप्टर समझ लिया है, बहुत अच्छे से नोट्स के माध्यम से समझा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप लोगों को ये क्लास से एग्ज़ाम तक पूरी पर डे मिलेंगी। तो हमारे लाइव क्लास हमारी क्लास के साथ जुड़ना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। ये सफलता बैच की 2.0 सीरीज स्टार्ट हुई है तो आपको सफलता 100% मिलेगी। इसमें ऐसे टॉपिक करवाए जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल 110% देखने को मिलेंगे और यहीं से आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगर ये आपने कर लिया तो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके नंबर 99% से बहुत ही अच्छे आएंगे और 99% आप लोग क्या करेंगे? अपने एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं कल किसी नई टॉपिक के साथ। और इसके एमसीक्यू हम लोग क्या करेंगे? कल जो है कर लेंगे। अगर आप लोगों को इसके एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ आया है तो प्लीज़ क्लास के नीचे कमेंट कर दिएगा, हम लोग कर दीजिएगा। कल हम लोग क्या करेंगे? इसके एमसीक्यू भी देख लेंगे और कोई नया टॉपिक भी लेके आएंगे जो हम लोग बहुत अच्छी तरीके इसी प्रकार से समझेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।